नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण प्रभावक तत्व में सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री से संबंधित दृश्य सामग्रियों की, जिसमें प्रक्षेपक और अप्रक्षेपक दोनों प्रकार के उपकरणों की चर्चा हम पिछली वीडियो में सचित्र कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पहले श्रव्य सामग्री की, उसके पश्चात हम बात करेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री की। श्रव्य सामग्री अर्थात जिसे केवल सुना जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, सुन करके जिसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, ऐसी सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण के आधार पर यह देखेंगे कि श्रव्य सामग्री किसके अंतर्गत आती है। श्रव्य सामग्री में मुख्य 4 उपकरणों की चर्चा हम करेंगे। सीतावाद्य, जिसे ग्रामोफोन कहा जाता है, फिर लिंग्वाफोन, उसके पश्चात नभवाणी अर्थात रेडियो, ध्वनि लेख अर्थात टेप रिकॉर्डर। इन चारों की ही यदि बात करें तो ये चारों अवास्तविक पदार्थ के श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। परंपरागत की बात करें, परंपरागत आधार पे जो हमने वर्गीकरण किया था, तो परंपरागत में भी यह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब इसी परंपरागत के आधार पर दूसरा हमने मुख्य भाग बांटा था शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण के अंतर्गत यह कठोर शिल्प है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यह कठोर शिल्प के अंतर्गत शामिल होंगे। यदि आपने वर्गीकरण के यह आधार अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपके समझ में नहीं आए हैं, तो वर्गीकरण पर विशेष वीडियो मैंने डाली थी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस आधार पर यह वर्गीकरण को हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीतावाद्य की, अर्थात ग्रामोफोन। ग्रामोफोन यूनानी भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामो व फोन। ग्रामो का अर्थ होता है अक्षर तथा फोन का अर्थ होता है ध्वनि, अर्थात अक्षर ध्वनि जिसके माध्यम से प्रचारित की जाए, सुनाई दे, वह ग्रामोफोन कहलाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लियन स्कॉट ने 1857 में फोनाटोग्राफ का आविष्कार किया, जिसके द्वारा ध्वनि का अभिलेखन हुआ। यानी ध्वनि का उत्पादन करते हुए लियन स्कॉट ने 1857 में एक यंत्र बनाया और उन्होंने अपने यंत्र को नाम दिया था फोनाटोग्राफ। इसमें एक कमी थी कि इसमें पुनरुत्पादन ध्वनि का संभव नहीं था। इसी कमी को दूर करते हुए टी.ए. एडिसन ने 1876 में ध्वनि का वास्तविक पुनरुत्पादन संभव किया और अपने यंत्र को नाम दिया उन्होंने फोनोग्राफ। उसके पश्चात इसमें रही त्रुटियों को भी दूर करते हुए एमाइल बर्लिनर ने 1887 में एक यंत्र बनाया, जिसे ग्रामोफोन नाम दिया गया, जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पहले यह फोनाटोग्राफ कहलाता था, उसके पश्चात यह फोनोग्राफ हुआ और बाद में इसे 1887 में ग्रामोफोन नाम दिया गया। इसके बैकग्राउंड में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह ग्रामोफोन का चित्र है और साथ ही यह साइड में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह एडिसन है और एडिसन ने जो फोनोग्राफ का आविष्कार किया था, यह उनका यंत्र है। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा जगत में ग्रामोफोन का क्या महत्व है। यह सबसे सस्ता व सुलभ उपकरण है, भाषा शिक्षा में उपयोगी है, अर्थात भाषा संबंधी शिक्षा का ज्ञान इससे अधिक दिया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर 1 से अधिक रिकॉर्ड संभव हैं। यानी पहले यह कमी थी कि इसमें 1 से अधिक रिकॉर्ड भी नहीं होते थे और पुनरुत्पादन ध्वनि का नहीं हो पाता था, किंतु इन कमियों को दूर करते हुए इसमें 1 से अधिक रिकॉर्ड को भी संभव बनाया गया। लेकिन भारत के लिए एक दुखदायी बात है कि भारत की अपेक्षा अन्य देशों में इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। वर्तमान जो नभवाणी है, अर्थात नभवाणी रेडियो के अधिकांश कार्यक्रम पहले ग्रामोफोन पर ही अंकित किए जाते थे। आगे बात करते हैं लिंग्वाफोन की। लिंग्वाफोन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पहले 1901 में अनुवादक व भाषा शिक्षक जैक्स रोस्टन, जो पोलैंड के व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये जो जैक्स रोस्टन की हम बात कर रहे हैं, ये अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर की भूमिका में भी थे और भाषा शिक्षक थे मुख्य रूप से। तो इन्होंने भाषा पर ही जोर देते हुए लिंग्वाफोन की स्थापना की थी। वैश्विक भाषा शिक्षण प्रदाता, अर्थात लिंग्वाफोन को पूरे विश्व में मान्यता मिली थी और वैश्विक भाषा शिक्षण प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका रही, जिसका मुख्य कार्यालय की यदि बात करें तो यह लंदन में स्थित है। यहाँ पर कुछ चित्र आप इस समय देख रहे हैं जो लिंग्वाफोन से संबंधित हैं। जैसे जैसे इसमें सुधार होता गया या इसका बाहरी स्वरूप बदल गया, उसी आधार पर ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं शिक्षा जगत में लिंग्वाफोन की क्या भूमिका है। स्व अध्ययन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करना।
यानी इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। यदि लिंगवा फोन से संबंधित सारा मटेरियल एक विद्यार्थी के पास है तो वह इसके माध्यम से स्व अध्ययन भी कर सकता है। ग्रामोफोन की अपेक्षाकृत महंगा व कम प्रयोग, यह इसकी एक सीमा है, इसकी एक कमी हम कह सकते हैं कि ग्रामोफोन से इसकी तुलना करें तो यह अधिक महंगा है और इसी कारण इसका प्रयोग भी कम होता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि भारत की अपेक्षाकृत विदेशों में इसका प्रचलन अधिक मात्रा में होता है। अब इसमें एक पद्धति पर यह कार्य करता है, सुनो, समझो व बोलो। यानी लिंगवा फोन पर उच्चारित हो रही ध्वनि और शब्दों को पहले सुनो, उसे अच्छे से समझो और फिर उसे बोलो। इस पद्धति पर यह लिंगवा फोन कार्य करता था। आगे बात करते हैं हम नववानिकी अर्थात रेडियो। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। पहले सन 1900 में भारत में जगदीश चंद्र बसु और इंग्लैंड में गुलियल्मो मार्कोनी द्वारा बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत हुई। बेतार अर्थात बिना तार का, क्योंकि हम सब जानते हैं रेडियो वायरलेस होता है, बिना तार से कार्य करता है। तो भारत की बात करें तो जगदीश चंद्र बसु और इंग्लैंड की बात करें तो गुलियल्मो मार्कोनी, इन्होंने 1900 में यह शुरुआत की थी। इसके बाद यदि ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग संदेश भेजने की शुरुआत 1906 में हुई और किनके माध्यम से? कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन के द्वारा, जिसके अंतर्गत 24 दिसंबर 1906 की शाम फेसेंडेन ने वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे सभी जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने संगीत को अपने सेट पर सुना था। देखिए 1906 में जो हम बात कर रहे हैं यह है ब्रॉडकास्टिंग संदेश, यानी एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजा जाना। और जो 1900 में शुरुआत हुई थी वह व्यक्तिगत रूप से हुई थी, एक बार में एक ही व्यक्ति को संदेश पहुंचा पाए थे। तो यह ब्रॉडकास्टिंग शुरुआत हुई 1906 में और व्यक्तिगत संदेश, रेडियो संदेश की यदि बात करें तो वह 1900 है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रारंभ में रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक सीमित रहा और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया, यानी जो फौज का सदस्य नहीं है उसके लिए रेडियो का प्रयोग करना वर्जित था। फिर 1920 की बात करते हैं तो रेडियो विभाग में ही काम कर चुके एक फ्रैंक कानार्ड व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। इससे पहले यदि हम बात करें तो एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी जिसे बाद में कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने बिना अनुमति के उसे खोला था। तो ये एक कानूनी तौर पर जो रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति मिली ये 1920 में मिली। नवंबर 1941 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है। तो 1927 की बात करते हैं तो भारत में अनेक रेडियो स्टेशन तब तक खुल चुके थे, बहुत रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हो चुकी थी और 1936 में भारत में सरकारी इंपेरियल रेडियो इंडिया की शुरुआत हुई जिसे आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी या नववाणी बना दिया गया, अर्थात जिसका आज हम नाम सुनते हैं आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो। तो यह जो है 1936 के बनाए गए इंपेरियल रेडियो ऑफ इंडिया का नवीन नाम है जिसे आज़ादी के बाद दिया गया। अब बात करते हैं शिक्षा जगत में रेडियो किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। भाषा शिक्षण का मुख्य आधार, देखिए जो चीज़ें सुनी जाएंगी वह मुख्य रूप से भाषा शिक्षण पर ही लागू होंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व विज्ञान संबंधी चर्चाएं भी इसमें संभव हैं। उच्चारित भाषा का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए अच्छे से अच्छे वक्ताओं की इसमें सेवाएं ली जाती हैं ताकि सुनने वाले व्यक्ति या विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण को सीख सकें। सभी स्थानों व सभी श्रोताओं तक इसकी पहुंच संभव है, यह हम जानते हैं। अध्यापकों तथा कक्षा गृहों को कोई समस्या नहीं क्योंकि इसका प्रयोग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। हाँ, विशेष की यदि बात करें कि विशेष प्रसारण जो आते हैं उनको एक समय निश्चित के अंतराल पे ही हम कक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक यदि किसी विशेष कार्यक्रम जो कि 12 बजे आता है रेडियो पर, उसका प्रसारण अपनी कक्ष में सुनाकर और उसके माध्यम से शिक्षण करवाना चाहता है तो उसे पूर्व में यह व्यवस्था करनी होगी, उसे अपनी कक्षा का समय बदलकर 12 बजे करना होगा, अर्थात किसी अन्य शिक्षक के साथ उसे अपने कालांश को बदलना होगा, तो वह उनका प्रयोग कर सकता है। सबसे सस्ता व सुलभ उपकरण यह है। जन शिक्षण का कार्य बड़ी सुगमता से इसमें संपन्न किया जा सकता है। आगे बात करते हैं ध्वनि लेख अर्थात टेप रिकॉर्डर की। टेप रिकॉर्डर के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चलते हैं। सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो इसे टेप रिकॉर्डर, ध्वनि अभिलेख, टेप डेक या टेप मशीन कहा जाता है। इनमें सबसे पॉपुलर या सार्वभौमिक नाम की बात करें तो डेक बहुत प्रचलित रहा है। हमने अपने समय में डेक नाम से ही इसे संबोधित किया है।
यह ध्वनि रिकॉर्डिंग व प्रजनन का उपकरण है। भंडारण की बात करें तो इसके लिए चुंबकीय टेप का उपयोग इसमें होता है, जिसके माध्यम से रिकॉर्ड और प्लेबैक संभव हो पाता है। टेप रिकॉर्डिंग उपकरणों में भंडारण के लिए कैसेट का प्रयोग किया जाता है। कैसेट हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई दे रही है, जिसकी रील उलझ जाने पर अक्सर हम सुई या पिन का सहारा लिया करते थे, अथवा पेंसिल या पेन को भी उसमें डालकर हम घुमाकर उसे सही किया करते थे। आगे बात करें तो गैर चुंबकीय टेप रिकॉर्डर का प्रारंभिक प्रयोग 1886 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की वोल्टा प्रयोगशाला में ही हो गया था। तो यहाँ पर एक मुख्य प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की प्रयोगशाला का नाम क्या था? वोल्टा प्रयोगशाला। तो उसमें 1886 में सर्वप्रथम गैर चुंबकीय रिकॉर्डर का जो है प्रयोग संभव हुआ था। लेकिन यदि चुंबकीय टेप की बात करें तो इसका उपयोग जर्मनी में 1930 के लगभग पेपर टेप के रूप में सर्वप्रथम हुआ था, और एनालॉग टेप रिकॉर्डर का प्रयोग 1909 में फ्रैंकलिन सी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं शिक्षा जगत में ध्वनि लेख की क्या भूमिका है। आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व की यदि बात करें तो ध्वनि लेख अर्थात टेप रिकॉर्डर का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। आप आज से 10 से 15 वर्ष पूर्व अपने को सोचकर देखिए, आप स्वयं यह निर्णय कर पाएंगे कि डेक का प्रचलन उस समय बहुतायत में होता था। किसी भी विषय को पढ़ाने में ध्वनि लेख की सहायता ली जा सकती है। भाषा उच्चारण की शिक्षा प्रभावी रूप से संभव है। देखिए, यह भी ध्वनि उपकरण है, इसलिए भाषा शिक्षण तो यहाँ भी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यदि बात करते हैं तो पठन, भाषण, उच्चारण इत्यादि के आदर्श रूप बच्चों की ही आवाज में रिकॉर्ड करके सुनाना, तत्पश्चात त्रुटि सुधार करवाना। यानी एक बच्चे के माध्यम से जब उच्चारण किया जाए तो उसे रिकॉर्ड कर पाना इसमें संभव है, और बाद में उस बच्चे की आवाज उसे ही सुनाकर हम उसकी त्रुटि बताते हुए सुधार करवा सकते हैं। अभी तक हमने चर्चा की श्रव्य सामग्री की। अब हम बात करेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री की। दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात जिसे देखा व सुना जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी के आंख व कान दोनों ही ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करवाते हुए शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की। दृश्य श्रव्य सामग्री में हम मुख्य 3 उपकरणों की चर्चा करेंगे। चलचित्र अर्थात मूवी, दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन, और संगणक अर्थात कंप्यूटर। और वर्गीकरण को आधार मानते हुए यदि इसका विभाजन किया जाए तो यह अवास्तविक पदार्थ का दृश्य श्रव्य उपकरण है। परंपरागत आधार पर यह प्रक्षेपी उपकरण के अंतर्गत आता है, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों में यह कठोर शिल्प के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें भी हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं चलचित्र अर्थात मूवीज। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है तस्वीरों का एक के बाद एक प्रदर्शन, जिससे गति का आभास होता है। यानी तस्वीरों अथवा चित्रों का एक के बाद एक इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है जिससे हमें गति का आभास होता है। वीडियो कैमरे, एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। प्रारंभ की बात करें तो मनोरंजन की दृष्टि से इसका प्रारंभ हुआ था, किंतु वर्तमान में कला अभिव्यक्ति, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग संभव हो पाया है। उदाहरण स्वरूप इतिहास की बात करें तो झांसी की रानी, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त इत्यादि नाटकों का अवलोकन करते हुए एक बच्चे को इतिहास का ज्ञान करवाया जा सकता है। साहित्य की बात करें तो चित्रलेखा, शकुंतला, संत तुकाराम, गोदान इत्यादि पर अनेकों नाटक और मूवी बनी हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी को इनका शिक्षण करवाते हुए साहित्य के विशद आवरण का ज्ञान करवाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले छोटे छोटे वृत्त चित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्रीज भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। शिक्षा जगत की यदि बात करें तो शिक्षा जगत में चलचित्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ चलचित्र विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। छवि गृह के चलचित्र 32 मिलीमीटर फिल्म पर बनाए व 32 मिलीमीटर प्रक्षेपक द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छवि गृह के चलचित्र अर्थात सिनेमा हॉल में जो सामान्य चलचित्र हम देखते हैं वह 32 मिलीमीटर फिल्म पर बनाए जाते हैं, और हमें 32 मिलीमीटर प्रक्षेपक अर्थात प्रोजेक्टर के माध्यम से ही दिखाए जाते हैं। लेकिन शिक्षा जगत के माध्यम से जो चलचित्र बनाए जाते हैं यह 16 मिलीमीटर फिल्म पर बनाए जाते हैं, और 16 मिलीमीटर प्रक्षेपक अर्थात प्रोजेक्टर द्वारा ही हमें दिखाए जाते हैं।
यह चलचित्र छोटे छोटे होते हैं। जिस विषय पर चित्र होता है उस पर निर्देश पुस्तिका भी होती है। इसे आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ निर्देश पुस्तिका रहती है, उससे संबंधित उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, उसे उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो उससे संबंधित एक निर्देश पुस्तिका छोटी सी हमें उपलब्ध होती है। ठीक वैसे ही चलचित्र भी यदि किसी शैक्षिक प्रकरण को लेकर बनाया गया है तो उससे संबंधित निर्देश पुस्तिका भी बनाई जाती है। इनकी भाषा सरल व बोधगम्य होती है ताकि सभी बच्चों के समझ में आ सके। इनका प्रयोग बालकों के स्तर अनुरूप ही किया जाता है। गति कुछ कम रखी जाती है ताकि रजत पट अर्थात जो सामने व्हाइट बोर्ड जिसे आप कह सकते हैं या व्हाइट पर्दा जिसे आप कहते हैं, उस पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु छात्रों को बोधगम्य हो सके। लेकिन चलचित्र के प्रयोग को करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, तो उनकी हम बात करते हैं। चलचित्र के प्रयोग की सीमाएं। अध्यापक के उद्देश्य कथन में शीर्षक के साथ चलचित्र प्रयोग की जानकारी अनिवार्य दी जाती है। जैसे यदि एक शिक्षक को पढ़ाना है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो उद्देश्य कथन किस प्रकार से हम बोलते हैं कि आज हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। लेकिन जब चलचित्र के माध्यम से एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे उद्देश्य कथन इस प्रकार बोलना चाहिए, आज चलचित्र के माध्यम से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। आगे बात करें तो विद्यार्थियों को दिखाने से पूर्व अध्यापक द्वारा उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री न हो जो बच्चों के लिए दोषपूर्ण हो। चलचित्र के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले पाठ के संकेत पूर्व में ही निर्मित कर लेना अनिवार्य होते हैं, जैसे पाठ का शीर्षक, पाठ का उद्देश्य या अन्य सहायक साधन, प्रमुख तथ्य, सारांश, मूल्यांकन, गृह कार्य इत्यादि। ये सभी संकेत एक शिक्षक को पहले ही बना लेने चाहिए। चलचित्र देखने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा निर्देश पुस्तिका का अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यानी जो एक शिक्षक द्वारा निर्देश पुस्तिका बनाई गई है चलचित्र को लेकर के, वह बच्चों को पढ़ने के लिए दे, उसके बाद ही चलचित्र का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। बच्चों के बैठने की व्यवस्था उचित रूप से हो ताकि सभी को सुनाई व दिखाई दे रहा हो। यदि चलचित्र मूक हो तो अध्यापक द्वारा व्याख्यान किया जाना चाहिए। चलचित्र के प्रक्षेपण के पश्चात पाठ्य सामग्री पर चर्चा आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। यानी एक शिक्षक को सिर्फ चलचित्र दिखाकर अपने कार्य की इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए। चलचित्र दिखाने के पश्चात उस पर सामान्य चर्चा बच्चों से करनी चाहिए कि उन्हें कितना समझ में आया। उससे संबंधित वह शिक्षक प्रश्न पूछ सकता है, चर्चा में अन्य बिंदुओं को वह उठा सकता है, बच्चों से वार्तालाप कर सकता है। तो इस प्रकार से एक अध्यापक को चाहिए कि वह उस पर चर्चा आवश्यक रूप से करे। आगे हम बात करते हैं दूरदर्शन की अर्थात टेलीविज़न। सबसे पहले हमें यह समझ लेना ज़रूरी है कि दूरदर्शन, जिसे आज के समय में हमने केवल एक चैनल के नाम तक सीमित कर दिया है कि दूरदर्शन एक डीडी नेशनल चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरदर्शन एक्चुअल में टेलीविज़न का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि प्रारंभिक समय में हम केवल दूरदर्शन ही देख पाते थे और आज के समय की यदि बात करें तो बहुत से चैनल हैं, अनगिनत चैनल हैं। तो हमने दूरदर्शन को केवल एक चैनल के लोगो तक सीमित कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। टेलीविज़न का ही हिंदी नाम है दूरदर्शन। इसके शाब्दिक अर्थ पे भी यदि हम जाएंगे तो टेली प्लस विज़न दो शब्दों से मिलकर बना दूर के दृश्यों का आंखों के समक्ष उपस्थित होना। यदि इसके हिंदी नाम की भी बात करें तो दूर प्लस दर्शन, दूर के दृश्यों का आंखों के समक्ष उपस्थित होना, दर्शित होना। तो इसी के माध्यम से इसका नाम पड़ा दूरदर्शन। महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो टेलीविज़न का पहला प्रयोग 1925 में ब्रिटेन के जॉन एल बेयर्ड द्वारा किया गया था। और भारत की बात करें तो प्रसारण की शुरुआत भारत में दिल्ली में सितंबर 1959 में हुई थी। चलचित्र प्रक्षेपक की भांति आंख व कान दोनों का प्रयोग इसमें होता है। यानी इसके माध्यम से बच्चे के आंख व कान दोनों ही ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षा जगत में दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन पर पाठ्यक्रम की जीती जागती तस्वीर देखकर विद्यार्थियों की रुचि में वृद्धि की जा सकती है। समय समय पर विश्वविद्यालय में NCERT द्वारा शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। अनपढ़ के लिए इसमें साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा बच्चों, युवाओं व प्रौढ़ों के लिए भी पाठों का प्रसारण इसमें
किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं संगणक अर्थात कंप्यूटर की। यह नाम आज के समय में किसी से छिपा नहीं है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि चर्चा करें तो आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। 1822 में चार्ल्स वेबेज द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर निर्मित किया गया था। शिक्षा में प्रयोग की बात करें तो 1940 के बाद से इसका प्रयोग संभव हो पाया। 1972 से घरेलू कंप्यूटर के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा। और शैक्षिक सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो उसका सर्वाधिक विकास 1990 के मध्य हुआ। आगे बात करते हैं शिक्षा जगत में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका कहां तक है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षण को रोचक व सुग्राह्य बनाने में यह प्रभावी भूमिका अदा करता है। कंप्यूटर में इंटरनेट के चलते ही आज बालक घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सब देख पा रहे हैं। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, आज लगभग सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आगे बात करें तो भंडारण व डाटा प्रबंधन का यह सर्वोत्तम साधन है, जिसमें अनेकों पुस्तकें डिजिटल फॉर्मेट में रखना संभव है। यानी बहुत सी पुस्तकें एक साथ एक जगह पर रखी जा सकती हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज भी देखे होंगे कि हमारे पास एक चित्र बना हुआ आता है और वह गतिमान चित्र होता है, अर्थात उस पर दिखाई देने वाली जो सामग्री है उस पर यदि पुस्तकें दिखाई दे रही हैं तो आप जिस पुस्तक पर टच करेंगे वह पुस्तक पूरी की पूरी विकिपीडिया पे या गूगल फॉर्मेट में खुल जाती है। तो यह क्या है? यह एक भंडारण का स्रोत है। डाटा प्रबंधन का कार्य इसमें किया जाता है। शिक्षक पीपीटी के माध्यम से अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कंप्यूटर का एक मुख्य सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, रोचक बना सकता है। अर्थात अपने शिक्षण से संबंधित विभिन्न स्लाइड्स को पीपीटी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से वह बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है और इसी के माध्यम से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो ये थी दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आपको ऐसी ही अनेक वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शैक्षिक सहायक सामग्री में प्रयोगात्मक व क्रियात्मक सामग्री की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।